मगर जल्द ही किशन को एहसास होता है कि उनके साथ तो छल किया गया है। दिल्ली ने उनके साथ छल किया है, क्योंकि दिल्ली ने उनका नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर अचानक कुलियों के बीच गहमा गहमी बढ़ती है कि फिरोजपुर जाने वाली ट्रेन जल्द ही आने वाली है। आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर दस्तक देती है। लोगों की भीड़ ट्रेन से बाहर आती है। भीड़ में खड़ा हुआ एक सिपाही सेना की वर्दी पहने हुए इधर उधर टहलता है कि अचानक उसकी नजर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर व्हीलर्स बुक स्टॉल पे पड़ती है। वो सीधा उस किताब की दुकान पे जाता है, पड़ी हुई किताबों पे नजर दौड़ाने लगता है, किताबों के पन्ने पलटने लगता है कि अचानक उसके हाथ में आती है स्वामी विवेकानंद की एक किताब, कॉल टू द यूथ फॉर नेशन। सेना की वर्दी पहने हुए उस सिपाही ने उस किताब को अपने पास रखा, जेब से पैसे निकाल के दुकानदार को दिए और दोबारा अपने डब्बे में जाके बैठ गया। इस सैनिक का नाम था किशन, जो पंजाब के खेमकरन सेक्टर में अपनी तैनाती लेने जा रहा था। चूंकि सेना को ऐसा अंदेशा था कि पाकिस्तान किसी भी वक्त भारतीय सीमाओं पर अतिक्रमण कर सकता है। जल्द ही सेना का अंदेशा सच साबित होता है और पाकिस्तान के द्वारा भारतीय सीमाओं पर हमला कर दिया जाता है। उस युद्ध में तो किशन ने अपनी महनीय भूमिका निभाई ही, मगर आहिस्ता आहिस्ता किशन के जहन पे स्वामी विवेकानंद के विचारों का असर पड़ने लगा था, जिससे प्रभावित हो किशन ने आहिस्ता आहिस्ता और महापुरुषों की किताबें पढ़नी शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता किताबों का किशन के व्यक्तित्व पर असर पड़ने लगा। इसी बीच किशन की तैनाती बदलती है और इस दफा भाग्य से उनकी तैनाती उनके गांव के करीब हो जाती है। तो किशन बीच बीच में छुट्टियों के दौरान अपने गांव जाने लगे। अपने गांव जाते तो गांव की हालत देख अपने जहन पे यकीन नहीं होता, क्योंकि किशन तो स्वामी विवेकानंद, गांधी, विनोबा भावे को पढ़ रहे थे और उनके गांव के हालात ये थे कि गांव में ही 40-40 शराब की भट्टियां थी। पूरा गांव नशे में लिप्त, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, चरित्रहीनता, पूरा गांव भ्रष्टता की चरम सीमा में लिप्त था। तो बस किशन ने उसी रोज से ध्येय बना लिया कि अब वो अपना गांव सुधारेंगे, और यही सोच के किशन ने अपनी सेना की नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और भविष्य निधि में संचित कुल 20,000 रुपए की रकम अपने हाथ में ले अपने गांव लौट आए, गांव सुधारने के उद्देश्य से। और फिर तो देखते ही देखते गांव में सुधारों की सरयू का प्रवाह होने लगा। सबसे बड़ी समस्या तो थी पानी की, क्योंकि समूचा गांव सूखाग्रस्त हो चुका था। महज 70 एकड़ जमीन ही सिंचाई के लिए उपलब्ध थी। तो सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ कैसे हो, इसके लिए जरूरी थी नहर, जो थी मगर उसकी गहराई इतनी नहीं थी कि जमीन से पानी निकल सके। शासन के स्तर पर प्रार्थना पत्रों का दौर काफी पहले बीत चुका था। शासन की तरफ से कोई मदद आ नहीं रही थी। तो किशन ने गांव वालों को एकजुट किया, गांव वालों को समझाया और फिर गांव वालों के साथ खुद ही फावड़ा कुदाल लेकर नहर के पास पहुंच गए। और गांव वालों के साथ मिलकर किशन के नेतृत्व में समूचे गांव ने अपनी नहर खुद ही खोद डाली, जिनके चलते जिस गांव में अब तक महज 70 एकड़ जमीन पर सिंचाई संभव हो पाती थी, देखते ही देखते उस गांव की 2500 एकड़ जमीन पानी पाकर उर्वर हो चुकी थी। देखते ही देखते गांव में खेत लहलहाने लगे। लोग किशन में अपना मसीहा देखने लगे, मगर किशन अभी शांत बैठने वाले नहीं थे। किशन को इल्हाम था, नहर में आने वाला पानी तो मौसमी होता है, बारिश भी मौसमी होती है। ऐसे में जरूरी थी विद्युत उपकरणों की सहायता से होने वाली सिंचाई व्यवस्था, मगर गांव में विद्युत तो नियमित आती ही नहीं थी। बिजली की भारी किल्लत थी। तो बिजली की इस भारी किल्लत को दूर करने के लिए किशन ने अपने साथियों के साथ गोबर गैस प्लांट, सोलर प्लांट जैसी तकनीकों की सहायता लेकर गांव में बड़े पैमाने पर खुद की बिजली का उत्पादन शुरू कराया, जिससे आस पड़ोस के गांव में अंधियारा रहता था, मगर किशन का गांव रात में भी जगमगाता रहता था। देखते ही देखते गांव में किशन की मान प्रतिष्ठा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। खास तौर से गांव के बच्चे किशन के साथ बड़ी जल्दी घुल मिल जाते थे। तो इन बच्चों के साथ मिलकर किशन ने गांव के सामाजिक ढांचे में परिवर्तन करने की शुरुआत की। गांव के तमाम बच्चों को एक साथ जोड़ किशन ने एक टोली बनाई, नाम रखा तरुण मंडल। तरुण मंडल के सदस्यों को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि कोई भी व्यक्ति झगड़ा करता मिले, अपशब्दों का प्रयोग करता मिले, गलत हरकत करता मिले, अपराध करता मिले, शराब पीकर आए, तत्काल वो खबर किशन को देनी है। एक ऐसी ही शाम थी कि अचानक तरुण मंडल के बच्चे भागते हुए किशन के पास आते हैं और किशन से कहते हैं कि वो जो 40 शराब की भट्टियां चल रही हैं ना गांव में, उन भट्टियों पे काम करने वाले आदमियों ने गांव के एक आम आदमी को खूब पीटा है। इतना पीटा है कि उसकी हालत नाजुक है। बस
किशन को जिस अवसर की तलाश वर्षों से थी, वो अवसर खुद ब खुद किशन की दहलीज तक जा पहुंचा था। किशन ने तत्काल गांव वालों की एक सभा बुलाई और गांव वालों के साथ मिलकर, विशेषकर महिलाओं के साथ मिलकर शराबबंदी की मुहिम छेड़ दी। तत्काल उन भट्टी वालों को चेतावनी दी कि अपनी सारी भट्टी बंद करके यहां से चले जाओ और इस गांव में दोबारा नजर ना आना। भट्टी वालों ने विरोध किया तो देखते ही देखते गांव की सैकड़ों महिलाएं किशन के साथ आ गईं। निश्चित रूप से महिलाओं के साथ उनके बच्चे भी आ गए। तो किशन, गांव के बच्चे और गांव की महिलाओं ने मिलकर एक एक कर उसी रात इन 40 भट्टियों को स्वाहा कर दिया। और देखते ही देखते किशन का यह गांव, जो दिन रात शराब की भट्टी के धुओं से पटा रहता था, वो आहिस्ता आहिस्ता शराब मुक्त नजर आने लगा। किशन ने गांव में यह नियम लगा दिया था कि कोई भी व्यक्ति जग भर में जाके शराब पी सकता है, मगर इस गांव में शराब पिया हुआ नजर नहीं आना चाहिए। अगर एक भी व्यक्ति इस गांव में शराब पिया हुआ नजर आ गया तो फिर सजा उसे खुद किशन देंगे। और यह बात जल्द ही किशन ने साबित भी कर दी। जब पड़ोस के गांव से शराब पीकर एक आदमी उनके गांव में आया तो किशन ने उसे सबके सामने मंदिर के खंभे से बांधकर बेल्टों से इतना पीटा कि उसी दिन से उस शख्स ने शराब छोड़ दी। निश्चित रूप से गांव में शराबबंदी का सफल हो जाना अपने आप में किशन के लिए उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी थी। मगर वो कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। गांव में चल रही शराब भट्टियों को तोड़कर गांव में शराब का ढांचा तो ध्वस्त कर दिया गया था, मगर इस टूटे हुए ढांचे ने गांव की आर्थिकी का पहिया भी तोड़ दिया था। क्योंकि गांव के अधिकांश लोग इन्हीं शराब की भट्टियों में बतौर मजदूर काम किया करते थे, जिससे उनकी रोजी रोटी चला करती थी। अब जब शराब भट्टियां तोड़ दी गई तो उनके कामकाज पर असर पड़ने लगा। गांव के लोग बेरोजगार होने लगे तो गांव में नए सिरे से निराशा घर करने लगी। किशन को भी इस बाबत चिंता हुई कि कैसे गांव के लोगों को किसी न किसी रोजगार से जोड़ा जाए। एक रोज किशन सुबह सुबह अखबार पलट रहे थे कि अखबार में किशन को एक सरकारी योजना दिखी, जिस योजना के तहत बतौर मजदूर सरकार खुद लोगों को एक नियमित वेतन राशि पर भर्ती कर रही थी। बस किशन ने गांव के 250 से 300 लोगों को ले जाकर इस योजना के तहत भर्ती पत्र दिलवाया, जिससे गांव में बेरोजगारी की समस्या भी दूर हुई। मगर सुधारों का यह कारवां यहीं थमने वाला नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता आस पड़ोस के गांवों से चंदा लेकर किशन ने एक 10 कमरों का हाई स्कूल खुलवाया और अपनी पुश्तैनी जमीन दान में देकर उस पर एक हॉस्टल बनवाया, जिससे गरीब बच्चे उन कमरों में रहकर और स्कूल में पढ़कर अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। मगर गांव वालों के दान किए हुए पैसों से कितना बड़ा स्कूल बन सकता था? ले देकर 10 कमरे थे। उन 10 कमरों में कितने छात्र पढ़ सकते थे? और छात्रों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ने लगी। तो किशन ने इसको लेकर शासन में प्रार्थना पत्र दिया कि सांसद कल्याण निधि से, विधायक कल्याण निधि के जरिए हमें कुछ फंड मुहैया कराया जाए, जिससे हम इस स्कूल को बढ़ाकर छात्रों की शिक्षा व्यवस्था का समुचित प्रबंध कर सकें। मगर नेता महोदय तो वोट बैंक की राजनीति में विश्वास रखते थे। उन्हें किशन के गांव से वोट मिलते नहीं थे, इसीलिए वो अपनी सांसद कल्याण निधि का एक भी हिस्सा किशन के गांव में व्यर्थ करने को तैयार ही नहीं थे। किशन ने जिला प्रशासन में दर्जनों प्रार्थना पत्र दे डाले, मगर कोई लाभ नहीं हुआ। तब किशन ने एक रोज तय किया कि वो प्रांतीय सचिवालय का रुख करेंगे, जो उनके गांव से करीब 350 किलोमीटर दूर था। अब निश्चित रूप से किशन के पास कोई खास आमदनी तो थी नहीं, ना कोई खास पैसे थे, मगर किशन स्कूल खोलने के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए अपनी चप्पलें घिस डालते हैं प्रांतीय सचिवालय में। शाम की पैसेंजर रेलगाड़ी से सवार होते थे, अखबार बिछाकर स्टेशन पे सोते थे, पानी पीकर काम चलाते थे, मगर प्रांतीय सचिवालय में प्रार्थना पत्र लेकर पहुंचते थे कि बस थोड़े से पैसों की संस्तुति कर दें, जिससे ये विद्यालय हम बढ़ा सकें। गांव के छात्रों की शिक्षा के लिए इतनी मेहनत करते हुए किशन को देख गांव वालों को किशन पर गर्व भी होता था और उनके लिए सहानुभूति भी पनपती थी। मगर अफसोस, गांव वालों के पसीजते कलेजे में उमड़ी सहानुभूति की लहर का एक स्पंदन मात्र भी शासन या सरकार के माथे पर बल नहीं ला सका और सैकड़ों प्रार्थना पत्रों के बावजूद उस स्कूल के लिए एक छोटी सी धनराशि भी संस्तुति नहीं की गई। आखिर किशन भी तो इंसान ही था, कब तक कोशिशें करता। आखिरकार किशन का भी सब्र जवाब दे गया, मगर सब्र का बांध टूटने से उम्मीदों का दामन थोड़ी ना छूट जाता है। किशन ने तय किया कि अपना काम तो वो करवा के रहेंगे, चाहे इसके लिए नीति कोई भी क्यों ना अपनानी पड़े। किशन एक रोज अपने गांव के 250 सदस्यों के साथ जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट के दफ्तर के सामने पहुंचते हैं और कलेक्ट्रेट के दफ्तर के सामने धरने पे बैठ जाते हैं। शुरुआत में शासन ऐसे धरनों को कहां तवज्जो देता है, दे रहे हो धरना, देते रहो धरना। तो एक रोज किशन ने ऐलान कर दिया
कि वो आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं। आमरण अनशन, यह ऐलान होना ही था कि जो शासन सालों से किशन को टरकाता आ रहा था, उस शासन को शासित करने वाली हुकूमत की ओर से घंटे भर के भीतर यह आदेश आ गया कि जल्दी से इस शख्स को आमरण अनशन से उठाइए और इसकी समूची मांगे मान लीजिए। किशन के ऐसे अभूतपूर्व प्रयासों के चलते किशन के विषय में राष्ट्रीय पत्रिकाओं में कई लेख भी छपने लगे। देखते ही देखते किशन की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनने लगी थी, मगर राष्ट्र के पटल पर बनती हुई यह पहचान उनके अपने सूबे तक पहुंचते पहुंचते लोकप्रियता की शक्ल भी लेने लगी थी। देखते ही देखते किशन के सूबे के तमाम लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर किशन के दरवाजे तक पहुंचने लगे, मगर यह मशहूरियत जल्द ही खटकने वाली थी जनता को नहीं, हुकूमत को। क्योंकि अब किशन के सोचने का ढंग बदल चुका था। वो किशन जो अपनी दुनिया महज अपना गांव समझा करते थे, अब अपनी दुनिया अपना प्रांत समझने लगे थे और प्रदेश में होने वाली हर समस्या पर, घटने वाली हर घटना पर अपनी अभिव्यक्ति भी देने लगे थे और उसको लेकर जरूरी कदम भी उठाने लगे थे। और जरूरी कदमों की इसी कतार में सबसे बड़ा कदम किशन ने उठाया बरस 1991 में, जब सूबे में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ वो आमरण अनशन पे बैठ गए। सरकार में काम कर रहे 3 मंत्रियों पर आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर। ये 3 मंत्री थे शिवांकर महादेव, बब्बन घोलाप और शशिकांत सुतर। जाहिराना तौर से हुकूमतें शुरुआत में तो आंदोलनों को गंभीरता से नहीं लेती हैं, तो किशन के आंदोलन को भी गंभीरता से नहीं लिया। मगर जब आहिस्ता आहिस्ता किशन के आमरण अनशन के दिन गुजरने लगे, किशन का स्वास्थ्य खराब होने लगा, तो हुकूमत के माथे पर भी बल पड़े और तकरीबन 8 दिनों तक चले आमरण अनशन के बाद सरकार को झुकना पड़ा और इन 3 मंत्रियों की बर्खास्तगी पर मुहर लगानी पड़ी। ये वो अनशन था जिसने किशन को राष्ट्रव्यापी ख्याति ही नहीं दी, बल्कि तमाम नामी गिरामी पुरस्कारों से भी नवाजा। देखते ही देखते किशन की ख्याति देश ही नहीं दुनिया भर में बढ़ने लगी थी। बिल गेट्स फाउंडेशन हो या IMF, सूबे की सरकार हो या केंद्र सरकार, हर ओर से किशन पर पुरस्कारों की बारिश हो रही थी। बरस 1992 आते आते किशन पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे पुरस्कारों से भी पुरस्कृत हो चुके थे, मगर किशन का जहन अब समाज की दूसरी सबसे बड़ी समस्या की ओर लग चुका था। किशन को आहिस्ता आहिस्ता इस तंत्र की सबसे बड़ी दुविधा नजर आ गई थी। वो दुविधा थी तंत्र के भीतर की घटनाओं, भीतर की कार्रवाइयों का जनता तक सीधा निरूपण ना हो पाना। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि देश के मंत्रालयों और विभागों के दफ्तरों में जनता का कोई हस्तक्षेप नहीं था, जनता का कोई अधिकार नहीं था कि जनता वहां हो रही कार्रवाइयों के बारे में जान सके। बस जनता को मिलने वाले इसी अधिकार को लेकर किशन ने एक मसौदा तैयार किया और फिर समूचे सूबे में घूम घूम कर जनता को उसके इस अधिकार के लिए जागरूक करने लगे। देखते ही देखते किशन की मुहिम रंग लाने लगी और समूचे सूबे में सूचना के अधिकार के लिए जागरूकता बढ़ने लगी। देखते ही देखते सरकार पर दबाव बनने लगा, मगर सरकारें इतनी जल्दी तो झुकती नहीं हैं। तब अंततः नवंबर 2003 में सूबे की सरकार के खिलाफ किशन दोबारा आमरण अनशन पर बैठते हैं सूचना के अधिकार के लिए। 1 दिन गुजरते हैं, 2 दिन गुजरते हैं, 4 दिन गुजरते हैं, जब 1 हफ्ता गुजर जाता है तब मजबूरन सरकार को स्वतः संज्ञान लेना ही पड़ता है, क्योंकि सूबे की जनता किशन के साथ खड़ी हो चुकी थी। आखिरकार 9 दिनों के आमरण अनशन के पश्चात सरकार को झुकना पड़ा और किशन के ही मसौदे पर मुहर लगानी पड़ी। और इस तरह महाराष्ट्र बना देश के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला पहला सूबा। मगर किशन की नजर अब बंबई से हटकर दिल्ली पर जा टिकी थी, जहां अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अपना कामकाज आगे बढ़ा रही थी। बस किशन ने अपने सूबे में लागू हुए इसी कानून की नजीर देते हुए केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखते ही देखते जो आंदोलन अभी महज किशन के अपने सूबे तक सीमित था, उसकी आग देश भर में भड़कने लगी थी। देश के भीतर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार पर दबाव बनने लगा था। मगर इसी बीच लोकसभा के चुनाव दस्तक देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सत्ता से बेदखल होती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, मगर किशन का दबाव वैसा ही रहता है जैसा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय था। जन आकांक्षाओं का ज्वार किशन के साथ था, जिस ज्वार के आगे नई नई बनी कांग्रेस सरकार ने जल्दी ही घुटने टेक दिए और सूचना का अधिकार अधिनियम देश के भीतर पारित हो गया। यह बीते 10 बरस के संघर्षों का प्रतिफल था, जो किशन को अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा था। मगर जल्द ही किशन को एहसास होता है कि उनके साथ तो छल किया गया है। दिल्ली ने उनके साथ छल किया है।
चूंकि दिल्ली ने सूचना का अधिकार अधिनियम पारित तो करा दिया था, मगर महज 1 बरस के भीतर भीतर ही वर्ष 2006 में केंद्र सरकार ने इस सूचना के अधिकार अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव दे दिया। ये संशोधन कुछ इस कदर थे कि ये सूचना के अधिकार अधिनियम में से अधिकार शब्द निकाल ही लेने वाले थे, यानी जनता अपनी मनमर्जी का कुछ भी नहीं पूछ सकती थी। इसी उद्देश्य के लिए तो किशन ने यह अधिनियम लागू करवाया था, और आप संशोधन लाके इसकी सबसे बड़ी ताकत ही छीन लेंगे, यानी शरीर का प्राण ही निकाल लेंगे, तो शरीर किस काम का, वो तो लाश हो गई। तो इस कानून को मुर्दा होने से बचाने के लिए किशन दोबारा अपने गांव के भीतर ही आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, और 10 दिनों तक चले आमरण अनशन के पश्चात केंद्र की सरकार को झुकना पड़ता है और अपने इस संशोधन प्रस्ताव को वापस लेना पड़ता है। मगर इस कहानी का अगला और शायद किशन की जिंदगी का सबसे बड़ा पड़ाव अभी इंतजार कर रहा है, आपका भी, दिल्ली का भी। 2 अप्रैल 2011 के रोज जीती गई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का भी, जिस ट्रॉफी को जीतने के पश्चात किशन ने दिल्ली में एक अनशन की शुरुआत की थी, जिस अनशन से शायद आप सभी वाबस्ता होंगे। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं जिस किशन की बात कर रहा हूं वो असल में किशन बापट बाबूराव हजारे, यानी कोई और नहीं, अन्ना हजारे हैं, जिन्होंने 5 अप्रैल 2011 के रोज दिल्ली के रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की शुरुआत की थी। जन लोकपाल बिल के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ अपने आमरण अनशन की शुरुआत की थी, जिस अनशन के शुरुआती 5 दिनों के दौरान ही दिल्ली सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वो आगामी मॉनसून सत्र में जन लोकपाल बिल लेकर आएंगे। मगर जब मॉनसून सत्र आया तब सदन के भीतर सरकार ने उस जन लोकपाल बिल को प्रस्तुत नहीं किया जिसकी बात अन्ना कर रहे थे, बल्कि अपनी मर्जी का एक दूसरा जन लोकपाल बिल परोसा, जिसमें न वैसे कड़े प्राविधान थे, न देश की सत्ता के बड़े बड़े शीर्ष उसके अंतर्गत आते थे। तब अन्ना ने दोबारा सरकार को यह चेतावनी दी कि 16 अगस्त 2011 के रोज मॉनसून सत्र की समाप्ति से पहले पहले अगर आपने वही जन लोकपाल बिल नहीं पास कराया तो हम दोबारा अनशन पर बैठेंगे। मगर सरकार ने अन्ना की इस चेतावनी को हल्के में भी लिया और दमन की तैयारी भी कर ली। देश को इंतजार था 16 अगस्त की सुबह का, मगर वो सुबह अपने आप में रात का अंधियारा लेके आई थी। क्योंकि 16 अगस्त की सुबह 7:30 बजे दिल्ली पुलिस के द्वारा अन्ना को ही नहीं, उनकी समर्थक टीम को भी गिरफ्तार कर लेती है। अन्ना को गिरफ्तार कर तिहाड़ लेकर जाया जाता है। मगर दोपहर का सूरज चढ़ते चढ़ते दिल्ली की पेशानी चढ़ चुकी थी। दिल्ली पुलिस तिहाड़ से खुद बाहर कैसे निकले इसी को लेकर पशोपेश में थी, क्योंकि दोपहर होते होते तो हजारों हजार समर्थकों का रेवड़ तिहाड़ के सामने खड़ा था। दिल्ली पुलिस के हाथ पांव फूल गए। मजबूरन उसी रोज दिल्ली पुलिस ने अन्ना को अदालत में पेश किया और हुकूमत ने अदालत के भीतर स्पष्ट रूप से कहा कि वो अन्ना को तुरंत छोड़ देंगे, तुरंत रिहा कर देंगे, बस ये अपने गांव चले जाएं, दिल्ली में अनशन ना करें। मगर हुकूमत को अंदाजा भी नहीं था कि अन्ना किस तेवर के हैं। अन्ना ने जज के सामने कह दिया, जज साहब आप मुझे जेल भेजिए, मैं ऐसे रिहा होने ही नहीं वाला हूं, बिना किसी शर्त रिहा होऊंगा। हुकूमत एक कदम और झुकती है। 15 दिन अनशन की अनुमति देने के पश्चात भी छोड़ने को तैयार थी, मगर अब अन्ना कह चुके थे कि अब वो जाएंगे ही नहीं, अब वो तभी इस जेल से निकलेंगे जब उनकी मर्जी होगी। आखिरकार हुकूमत इस बाबत मानी कि चलिए 30 दिन की इजाजत ले लीजिए, मगर अन्ना ने जब इस पे भी मना कर दिया तब अंततोगत्वा हुकूमत करती क्या, हुकूमत को बिना शर्त अन्ना को रिहा करना पड़ा, जिसके पश्चात अन्ना रामलीला मैदान पहुंचते हैं। रामलीला मैदान में अपना अनशन शुरू करते हैं। हालांकि उस अनशन की समाप्ति उतनी यशजनक नहीं थी, क्योंकि अन्ना की अपनी ही टीम के कुछ सदस्य अन्ना के नाम का, अन्ना की पहचान का, अन्ना की शुचिता का, अन्ना के मान का, अन्ना के यश का, अन्ना के सत्य का आवरण ढाप अपने सियासी स्वार्थ टटोलने लगे थे। तो अमृत का कलश चाहे जितना ही पवित्र क्यों ना हो, उसमें विष की एक बूंद ही पर्याप्त होती है उसे कलंकित करने के लिए। ठीक उसी तरह अन्ना की शुचिता से पूर्ण इस आंदोलन में स्वार्थ की बस एक झलक ने इस आंदोलन का यश हर लिया था। अन्ना के इस आंदोलन की समाप्ति भल भी से उतनी यशदायी ना रही हो, मगर अन्ना के इस आंदोलन ने देश की एक पीढ़ी को सियासी रूप से चैतन्य बनाया था। क्योंकि एक पीढ़ी थी जिसने अपनी नजरों के सामने हुकूमतों से संघर्ष करते ऐसे आंदोलन कभी नजर से निहारे ही नहीं थे। उन्होंने महसूस ही नहीं की थी नैतिकता की वो ताकत, जहां एक 75 वर्ष का वृद्ध
मात्र अपना भोजन छोड़ेगा और देश की सरकार उसके घुटनों में आके बैठ जाएगी। यह 2011 का अन्ना आंदोलन ही था जिसने 2014 के सत्ता परिवर्तन की नींव तैयार कर दी थी, क्योंकि 2011 के अन्ना आंदोलन से ही देश के भीतर एक बयार चल पड़ी थी कांग्रेस सरकार को सबक सिखाने की, क्योंकि लोगों के मानस में जो दबा हुआ गुस्सा था उसे दृढ़ता प्रदान कर दी थी इस आंदोलन ने। खैर, इस आंदोलन की समाप्ति के पश्चात अन्ना वापस अपने गांव लौट गए। आज भी अन्ना अपने गांव में ठीक उसी तरह रहते हैं, उसी जीवन शैली में जीवन जीते हैं जैसी जीवन शैली में वो आज से 40 बरस पहले जिया करते थे। बाकी अन्ना के विषय में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की यह दास्तान यहीं तलक, फिर मिलेंगे किसी नई दास्तान में किसी नए किरदार के साथ।